अगले ही दिन विक्रम ने गौरी के गहने बेचकर सारे पैसे लौटा दिए। घर तो बच गया, लेकिन उस दिन के बाद इस परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए बदल चुके थे। सुबह का समय था। हल्की धूप गांव की कच्ची सड़क पर फैली हुई थी। गौरी अपने छोटे से बैग को मजबूती से पकड़े घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। माँ, हम सच में नानी के घर जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन माँ, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? शिवा की मासूम बात सुनकर गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा, जैसे उस घर से जुड़ी हर याद उसकी आंखों के सामने घूम रही हो। कभी कभी बेटा, हालात हमें वो फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो हम लेना नहीं चाहते। कुछ घंटों बाद गौरी और शिवा उसके मायके पहुंच गए। दरवाजे पर खड़ी सती जैसे ही अपनी बेटी को देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। अरे गौरी, आ गई तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी बेटी। हाँ माँ, रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया। आ बेटा, अंदर चल, तुम दोनों बहुत थक गए होगे। तभी अंदर से भार्गवी जल्दी जल्दी बाहर आती है। गौरी को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे दीदी, आप आ गई? एक बार बता तो देती, मैं खुद आपको लेने आ जाती। अरे नहीं भार्गवी, इतनी तकलीफ क्यों करती, खुद आना ही ठीक लगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो दीदी, यहाँ आप अपने ही घर में हो। भार्गवी की बातें सुनकर गौरी के चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी, लेकिन तभी अंदर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, इतना सारा सामान क्यों लेकर आई हो गौरी? ये सब देखकर तो लग रहा है जैसे यहाँ बसने का पूरा इरादा है। नहीं भाभी, बस हालात ऐसे हो गए कि यहाँ आना पड़ा। दीदी, ये भी तो उनका ही घर है, जब चाहे आ सकती हैं। बिल्कुल, इस घर पर गौरी का उतना ही हक है जितना तुम सबका। सती की बात सुनकर कविता का चेहरा हल्का उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, आखिर अचानक इतना सामान देखकर सवाल तो उठेगा ही। शाम ढल चुकी थी। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। गौरी, सती और भार्गवी साथ बैठी थी, लेकिन गौरी के मन में अब भी बेचैनी थी। माँ, मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आ जाने से सबको परेशानी होगी। ये कैसी बातें कर रही है तू गौरी? ये तेरा ही घर है बेटी। घर तो है माँ, लेकिन हालात बदल जाते हैं ना, हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। दीदी, ऐसा मत सोचिए, आप इस घर पर कोई बोझ नहीं हो। हम सब हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बस थोड़ा वक्त चाहिए भार्गवी, मैं सब संभाल लूंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटी। जब तक मैं हूँ, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तीनों की बातें दरवाजे के पीछे खड़ी कविता चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। कविता की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी, और उसी पल उसके मन में गौरी के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। रात हो चुकी थी। घर में हर तरफ शांति फैली हुई थी। विक्रम और मुरली काम से वापस लौट चुके थे। अरे दीदी, आप कब आई? कैसी हो आप? और हमारा शिवा कहाँ है? मैं ठीक हूँ मुरली, शिवा अंदर सो रहा है, रास्ते में ही थक गया था। तभी अंदर से छोटा शिवा दौड़ता हुआ बाहर आता है और गौरी के पास खड़ा हो जाता है। अरे वाह, ये हमारा शिवा है, कितना बड़ा हो गया। क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मामा, मैं रोज होमवर्क करता हूँ। इतने में विक्रम भी अंदर आता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आगे गौरी, सफर ठीक रहा ना? हाँ भैया, सब ठीक था। रात काफी हो चुकी थी। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। विक्रम बिस्तर पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा था। तभी कविता उसके पास आती है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछो। ये गौरी कितने दिनों के लिए आई है? अभी अभी तो आई है कविता, थोड़ा वक्त तो रहने दो। आपको सच में लगता है वो जल्दी जाने वाली है? जिस तरह से वो इतना सारा सामान लेकर आई है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि वो जल्दी यहाँ से जाएगी। देखो कविता, वो मेरी बहन है, अगर अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मैं सीधी बात करती हूँ, मुझसे ये सब ज्यादा दिन नहीं होगा। पहले से घर के इतने खर्चे हैं, ऊपर से अब आपकी बहन और उसका बेटा भी यहाँ रहेंगे। थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। आप उनसे साफ साफ बात कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके कोई इंतजाम करके यहाँ से चली जाए।
विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जवाब दे। अगली सुबह गौरी सबसे पहले उठकर रसोई में काम करने लगी। चूल्हे की हल्की आवाज के बीच वो चुपचाप नाश्ता बना रही थी। तभी कविता रसोई के अंदर आई और आते ही उसकी नजर सीधे बर्तनों और राशन पर गई। गौरी, जरा संभल कर खाना बनाना, अब घर में लोग बढ़ गए हैं ना, राशन भी उतनी जल्दी खत्म होने लगा है। कविता की बात सुनकर गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैं अपने और शिवा के लिए थोड़ा कम ही बना लिया करूंगी। इतने में भार्गवी भी रसोई में आ जाती है और माहौल देखकर वहीं रुक जाती है। अरे दीदी, आप इतना मत सोचिए, घर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी भार्गवी, लेकिन जब रोज हर खर्च सोच समझ कर करना पड़े ना, तब असली परेशानी समझ आती है। फिर भी दीदी, घर अपने लोगों से ही तो होता है, 2 रोटी ज्यादा बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता ने कुछ पल तक गौरी को देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से बाहर चली गई। दीदी, आप मन छोटा मत कीजिए, भाभी कभी कभी बिना सोचे बोल देती हैं। नहीं भार्गवी, वो गलत नहीं कह रही। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। भार्गवी चुपचाप गौरी का चेहरा देखती रही। उसकी आंखों की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। दिन चढ़ने के साथ साथ गौरी लगातार काम में लगी रही। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता। गौरी, हाथ तेज चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। अभी कर देती हूँ भाभी। ये कपड़े भी धोने हैं और उसके बाद पूरी रसोई साफ करनी है। और सुनो, ये आटा भी गूंथ लो, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। गौरी बिना कुछ कहे एक काम छोड़कर दूसरा करने लगी। तभी सती वहां आती है और गौरी को लगातार काम करते देखकर रुक जाती है। कविता, इतना सारा काम एक साथ क्यों करवा रही हो गौरी से? सुबह से लगी हुई है गौरी। माँ जी, काम ही तो करवा रही हूँ, घर में रह रही है तो थोड़ा हाथ बंटाना पड़ेगा ना। और वैसे भी ये मेरे और गौरी के बीच की बात है। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। तभी अचानक विक्रम और मुरली दोनों घर के अंदर आए, लेकिन इस बार दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ठीक नहीं है माँ। हमें काम से निकाल दिया गया। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया और तभी कविता की नजर धीरे से गौरी की तरफ गई। अजीब बात है, जब से गौरी इस घर में आई है तभी से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। दीदी, इसमें गौरी दीदी का क्या कसूर है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन बार बार एक जैसी बातें नजरअंदाज भी नहीं होती। कविता, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, आप हमेशा गौरी की तरफदारी करती रहिए, बाद में जब सब हाथ से निकल जाएगा ना, तब समझ आएगा। कविता की बातें सुनकर गौरी का दिल अंदर तक टूट चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। रात का समय था, घर में चारों तरफ शांति फैली हुई थी, लेकिन उस शांति के पीछे कई परेशानियां छुपी हुई थी। गौरी काफी देर से चुप बैठी थी, जैसे वो मन ही मन कुछ सोच रही हो। हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। अरे बेटी, माँ से अपने दिल की बात भी कोई छुपाता है क्या? बोल। वो शिवा की स्कूल फीस भरनी है, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। इतना कहते कहते गौरी की आवाज धीमी पड़ गई। सोच रही थी अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं बाद में वापस कर दूंगी। चुप कर गौरी, ये वापस कर दूंगी क्या होता है? क्या अब तू अपनी माँ से भी उधार लेने लगी? सती की बात सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। माँ, बस यही सोचकर हिम्मत नहीं हो रही थी। आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलेंगे ना, वो मैं सीधे तेरे हाथ में दूंगी। लेकिन माँ, और वो पैसे सिर्फ शिवा की पढ़ाई के लिए होंगे, उसके भविष्य से बड़ा कुछ नहीं है। पास बैठी भार्गवी चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। दीदी, आप अकेली नहीं हो। मतलब? मैं भी तो हूँ आपके साथ। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा मैं भी दे दूंगी। शिवा की पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। ये सुनकर गौरी की आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी। आप दोनों ने तो मेरी सबसे बड़ी चिंता ही खत्म कर दी। अब मुझे सच में लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी सारी बातें कोई और भी सुन रहा था। दरवाजे के पीछे खड़ी कविता चुपचाप सब सुन चुकी थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वाह, तो अब ये सब मिलकर घर चलाएंगी। माँ की पेंशन के पैसे भी अब गौरी को मिलेंगे।
कविता की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। पहले ही घर में आकर बोझ बन गई, ऊपर से अब पैसे भी अपने नाम करवा रही है। नहीं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। गुस्से में भरी कविता तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई जहां विक्रम अकेला बैठा हुआ था। देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था, आपकी बहन यहाँ ऐसे ही नहीं आई। अब क्या हुआ कविता? आपकी बहन इस घर पर राज करने आई है। कविता, बिना वजह ऐसी बातें मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी माँ साफ कह रही थी कि अपनी पूरी पेंशन गौरी को देंगी। आज पैसे और कुछ दिन बाद देखना, ये पूरा घर भी उन्हीं भाई बहनों का हो जाएगा। कविता की बातें धीरे धीरे विक्रम के मन में जहर घोलने लगी थी और आने वाले दिनों में यही जहर पूरे परिवार को तोड़ने वाला था। अगली सुबह घर का माहौल पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। आंगन में बैठी सती चुपचाप कुछ सोच रही थी। तभी विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। माँ, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? दरअसल मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। सती कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि अब क्या होने वाला है। बेटा, इस बार जो पेंशन के पैसे मिले थे ना, वो मैंने गौरी को दे दिए, शिवा की पढ़ाई के लिए। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। क्या? माँ, आपने एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? बेटा, मेरी बात सुन। हम पहले से ही उन्हें यहाँ रहने दे रहे हैं, क्या वो कम है? विक्रम की आवाज अब धीरे धीरे ऊंची होने लगी थी। अब उसके बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। गौरी तेरी छोटी बहन है बेटा, उसका भी इस घर पर हक है। लेकिन माँ, मेरी नौकरी जा चुकी है, घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोचा आपने? सती की आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। नौकरी फिर से मिल जाएगी बेटा, लेकिन अगर आज शिवा की पढ़ाई रुक गई ना, तो उसका पूरा भविष्य रुक जाएगा। तभी पीछे से मुरली वहां आ जाता है। भैया, माँ गलत नहीं कह रही हैं। शिवा की पढ़ाई बहुत जरूरी है और इस वक्त गौरी दीदी मुश्किल में है। अगर हम ही उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मुरली की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा और बढ़ गया। वाह, अब तुम भी उनका पक्ष लेने लगे। लगता है इस घर में मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं रह गई। दूर खड़ी कविता चुपचाप ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो बीज उसने बोया था अब वो धीरे धीरे असर दिखाने लगा था। दोपहर का समय था। गौरी चुपचाप एक कोने में बैठकर खाना खा रही थी। सुबह से लगातार काम करते करते उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वाह गौरी, तुम्हें तो आराम ही आराम है। नहीं भाभी, सुबह से काम में लगी थी, अभी पहली बार बैठी हूँ खाने। अच्छा, यहाँ दोनों भाइयों का काम छूट गया है, घर की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गौरी चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बातें सुनती रही। खाना हो गया हो तो जल्दी खत्म करो, घर की साफ सफाई भी करनी है। मेरी बहनें आने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि घर बिखरा हुआ दिखे। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ पल उसकी बेइज्जती को और बढ़ाने वाले थे। कुछ देर बाद कविता की दोनों बहनें घर पहुंच गईं। घर में हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन गौरी चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम कर रही थी। अरे कविता, ये कौन है? नई नौकरानी रख ली क्या? ये सुनते ही गौरी के हाथ अचानक रुक गए। अरे नहीं, ये मेरी ननद गौरी है। क्या करें, पति के जाने के बाद बेचारी के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, तो हमने ही अपने घर में रख लिया। अब घर में रह रही है तो थोड़ा काम भी कर देती है। गौरी की आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। अच्छा किया तूने, कम से कम काम में मदद तो मिल जाती होगी। उधर कमरे में बैठा विक्रम लगातार अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। तुम सही कह रही थी कविता, इस घर में अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। जब तक आप खुद कुछ बड़ा नहीं करोगे, कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? नौकरी जा चुकी है, पैसे भी नहीं हैं। तो अपना काम शुरू कीजिए। काम शुरू करने के लिए भी पैसे चाहिए। किसी से उधार ले लीजिए, जब काम चल निकलेगा ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कविता की बातें धीरे धीरे विक्रम के दिमाग में बैठती चली गईं। अगली सुबह बिना किसी को बताए विक्रम घर के जरूरी कागज अपने बैग में रखकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो एक साहूकार के सामने बैठा था, जिसने घर के कागज देखकर पैसे देने के लिए हामी भर दी। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन समय पर उधार नहीं चुका पाए तो ये घर हमारा हो जाएगा।
घर बचाने के लिए लिया गया विक्रम का यही फैसला बहुत जल्द पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। समय बीतता गया, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। कविता हर छोटी बात पर गौरी को ताने देती रही और गौरी चुपचाप सब सहती रही। शाम के समय गौरी रसोई में खाना बना रही थी, तभी शिवा धीरे से उसके पास आया। माँ, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, बोल। मुझे बहुत दिनों से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। शिवा की मासूम बात सुनकर गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। आज गली में सब खा रहे थे, इसलिए मेरा भी मन कर गया। ठीक है बेटा, मैं तेरे मामा से बात करती हूँ। सच माँ? वो मना तो नहीं करेंगे ना? अरे, अपने भांजे के लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या? कुछ देर बाद गौरी धीरे धीरे आंगन में पहुंची, जहां विक्रम और मुरली खड़े थे। भैया, अगर आप बाजार जा रहे हैं तो शिवा के लिए थोड़ा गाजर का हलवा ले आइएगा। गौरी, यहाँ घर का खर्चा संभालना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें हलवे की पड़ी है। विक्रम की बात सुनकर गौरी का चेहरा उतर गया। मैं बस पूछ रही थी भैया, बच्चे का मन था। भैया, शिवा कब से बोल रहा है, ले आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तू बीच में मत बोल मुरली। विक्रम, बात करने का ढंग सीखो, बच्चे की छोटी सी इच्छा है। विक्रम बिना कुछ बोले वहां से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे घर में हालात और खराब होने लगे। कविता हर बात पर गौरी को नीचा दिखाती रही। एक शाम गौरी आंगन में झाड़ू लगा रही थी और सती चुपचाप उसे देख रही थी। हे भगवान, ये कैसी रीत बना दी तूने। पति का साया उठते ही बेटी अपने ही घर में पराई हो जाती है, और वही भाई जिसके लिए बहन सब छोड़ देती है, वही उसे बोझ समझने लगता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द इस घर के दरवाजे पर ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। एक दिन अचानक कुछ लोग घर के बाहर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही विक्रम का चेहरा उतर गया। या तो हमारे पैसे वापस करो या फिर घर खाली करो। भैया, ये लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने घर गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछा तक नहीं। क्या करता माँ, नौकरी चली गई थी और मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। सच तो ये है, गौरी के आने के बाद ही घर की हालत खराब हुई है। भाभी, हर बात का दोष दीदी पर डालना बंद कीजिए। कल तक पैसे नहीं मिले तो ये घर हमारा होगा। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए और घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद गौरी वापस घर लौटी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। भैया, इसमें मेरे सारे गहने हैं, इन्हें बेचकर घर बचा लीजिए। गौरी की बात सुनते ही विक्रम की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने हर बात के लिए तुम्हें ही दोष दिया। अगले ही दिन विक्रम ने गौरी के गहने बेचकर सारे पैसे लौटा दिए। घर तो बच गया, लेकिन उस दिन के बाद इस परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए बदल चुके थे।